नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत को मिला पहला राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस में राफेल हासिल करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मकसद हमला नहीं, लेकिन किसी ने आंख दिखाई तो खैर नहीं। राफेल में उड़ान को बताया जिंदगी का अद्भुत पल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दी बधाई। फ्रांस की शीर्ष आयुध कंपनियों के सीईओ के साथ रक्षा मंत्री की बैठक आज। भारत के साथ सीमा विवाद, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में बाधा नहीं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले चीन के राजदूत का बयान। कहा, दोनों देशों के संबंधों का सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक और रणनीतिक महत्व, एकजुटता और सहयोग की मजबूती में दोनों देशों के लिए विकास का अवसर। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज हरियाणा में 3 रैलियां, कांग्रेस समेत अन्य दलों के दिग्गजों की भी रैली। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से हरियाणा दौरे पर निर्वाचन आयोग का दल। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विजयादशमी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के समग्र विकास के लिए जातिवाद, भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रहित में ऊर्जा संरक्षित करने, जल बचाने जैसे सामाजिक भलाई से जुड़े संकल्प लेने की अपील। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में एमसी मैरी कॉम, प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की जुटामास जितपांग को 5-0 से दी मात। 7वीं बार विश्व चैंपियन बनने से 3 कदम दूर। 54 किलोग्राम भार वर्ग में जमुना बोरो और 69 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन के मुकाबले आज। विजयादशमी और वायुसेना दिवस पर कल भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ्रांस के मैरिग्नैक एयरबेस पर पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा गया। हैंडिंग ओवर सेरेमनी में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाले और दसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपिक मौजूद थे और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल एयरक्राफ्ट से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फ्रांस सभी 36 राफेल और वेपन सिस्टम की डिलीवरी समय सीमा के भीतर करेगा। उन्होंने फ्रांस के भारत के साथ सुरक्षा और दूसरे मामलों में सहयोग के लिए आभार जताया। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। हमारा फोकस वायुसेना को समृद्ध करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है। एक्सेलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स व वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा किया जाएगा। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत की वायुसेना के अनेक अधिकारी और एयरमैन फ्रांस में फ्लाइंग, मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स आदि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ फ्रेंच फैसिलिटीज में उनके प्रशिक्षण से उनको भारत में उनके काम के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आज का दिन इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया माइलस्टोन है और वास्तव में बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसी उपलब्धियां हमें और बहुत कुछ करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। फ्रांस के सहयोग का शुक्रगुजार हूं, जो न सिर्फ रक्षा अपितु अन्य मामलों में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि विश्व की 2 मुख्य एवं बड़ी लोकतंत्र के बीच मजबूत सहयोग बढ़ता रहेगा और वह विश्व की शांति, समृद्धि और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा।
इसके बाद उन्होंने राफेल विमान में उड़ान भी भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यहां राफेल लड़ाकू विमान में करीब 25 मिनट उड़ान भरने के बाद कहा कि भारत किसी अन्य देश को धमकाने के लिए हथियार नहीं खरीदता है। उन्होंने राफेल में उड़ान को जिंदगी का अद्भुत पल बताया। उन्होंने कहा कि ये विमान भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन अगर किसी ने भारत को आंख दिखाई तो उसकी खैर नहीं। राफेल विमान 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है और ये युद्ध के समय हवाई हमला, जमीनी कार्रवाई या दूर से दुश्मन पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। इसमें मिटियोर और स्कॉल्प मिसाइलें तैनात हैं जो हवा से हवा में मार करने की अद्भुत क्षमता देगी। राफेल का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आज मैंने फ्लाई किया है, उस पर सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई किया है। साउंड से भी अधिक स्पीड होती है, उस स्पीड से फ्लाई किया है। और मैं कह सकता हूं कि राफेल के हमारे एयरफोर्स में शामिल होने के परिणाम स्वरूप हमारे एयरफोर्स की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अपनी सेना की, अपनी नेवी की, अपनी एयरफोर्स की, हम क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य यही है सेल्फ डिफेंस का, आत्म सुरक्षा का। हम किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए अथवा किसी को डराने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। यदि किसी ने भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तब तो जवाब देना ही पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की वायुसेना के फाइटर प्लेन में सवार होकर राफेल विमान की फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री का जायजा लिया और राफेल विमानों के निर्माण कार्य को देखा। राफेल विमानों का निर्माण फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस की शीर्ष आयुध कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले चीन के राजदूत ने कहा कि सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक सीमा पर दोनों ओर से अमन चैन बनाए रखने पर जोर दिया। भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग ने कहा कि दोनों उभरती एशियाई ताकतों को सीमा विवाद के चलते द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से भारत चीन सीमा पर एक गोली नहीं चली है, अमन चैन बना हुआ है और सीमा विवाद भारत चीन संबंधों का सिर्फ एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें भारत चीन के संबंधों के बड़े परिदृश्य को देखने की जरूरत है और सीमा विवाद के चलते सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। As the only two major developing countries with a population of over 1 billion, and also as two important representatives of emerging economies, China and India relations transcend the bilateral dimension and assume a global and strategic significance. So the two sides should strengthen our strategic communication, enhance political mutual trust, give full play to the irreplaceable guidance of our two leaders on bilateral relations, and ensure that the accurate transmission and solid implementation of the consensus reached by the two leaders. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए चेन्नई आने का कार्यक्रम है। दोनों नेता तटीय शहर मामल्लापुरम में बातचीत करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जिनपिंग के भारत दौरे की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। दोनों नेताओं के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन पिछले साल अप्रैल में चीन के वुहान शहर में हुआ था। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, जिस तरह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले चीन ने भारत चीन सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक सीमा पर दोनों ओर से अमन चैन बनाए रखने पर जोर दिया है, इसके साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान को करारा झटका दिया है, कश्मीर को द्विपक्षीय मसला बताया है।
देखिए, निश्चित तौर पे अंकिता, अभी जो बयान आया है चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि 11 तारीख को, इस महीने की 11 तारीख चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले हैं ममल्लापुरम में औपचारिक शिखर प्रधानमंत्री। और जिस तरह के बयान लगातार धारा 370 के हटाने के मामले में आ रहे थे चीन की तरफ से, यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात पर जो बात कही थी, वो काफी नागवार गुजरने वाली बात थी भारत और चीन के संबंधों के लिहाज से। तो वैसे में चीन के जो राजदूत हैं, उनका बयान काफी महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे एक तरीके से कहें कि चीन ने इस बार स्वीकार किया है कि जो भारत की स्थिति है जम्मू कश्मीर के मामले में, स्वीकार क्या मान सकते हैं कि दोनों दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती जो विकासशील देशों की सूची में शामिल, तो दोनों जब अनौपचारिक बातें हैं, जो रणनीतिक मामले हैं, रणनीति किस तरह से चीन भारत को महत्व देगा, किस तरह से भारत चीन को महत्व देगा, और जिस तरह से बहुध्रुवीय दुनिया बनती जा रही है, वैसे में भारत और चीन किस तरीके से मिलकर काम करेंगे ताकि व्यापार भी बाधित न हो, दुनिया का विकास भी हो और शांति और पर्यावरण की रक्षा भी हो। तो इस मामले में वुहान में एक शिखर सम्मेलन हुआ था अनौपचारिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल ली थी, वो एक अपने में एक अनूठा प्रयोग था दुनिया के दो बड़े देशों के बीच में, और इस बार जो फिर हो रहा है। बिल्कुल, और एक बार फिर से अमन चैन बनाए रखने की बात यहाँ पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया और आज हरियाणा में कई चुनावी रैलियां करने वाले हैं। कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भी दोनों राज्यों में चुनाव अभियान में जी जान से जुट गए हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा की चुनावी सरगर्मियों से। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। अपने 2 दिवसीय इस दौरे में आयोग की ओर से राजनीतिक दलों, स्टेट नोडल अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रैली करेंगे। अमित शाह की रैली कैथल, भिवानी और रोहतक में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी लगातार दूसरी बार हरियाणा की सत्ता में आने के लिए मिशन 75 का लक्ष्य रखे हुए है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होंगे। 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही कुमारी शैलजा का भी आज कई रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो चुनावी तैयारियों का यहां पर जायजा लेने के लिए एक तरफ निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है हरियाणा, और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल बीड जिले के सावर गांव पहुंचे। अमित शाह दशहरा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम किया गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कई विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग का गठन किया है, जो पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर सकी है। 70 साल से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो सरकारें आई वो नहीं करती थी। आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई,
नरेंद्र मोदी जी ने वंचित समाज को, ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और ओबीसी समाज के लिए एक संवैधानिक आयोग की रचना का काम किया। राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बिहार से राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी की ओर से सतीश चंद्र दुबे ने नामांकन किया है। बिहार से सतीश दुबे का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके अलावा किसी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की मृत्यु के बाद खाली हुई है, तो वहीं बिहार की एक सीट मशहूर वकील राम जेठमलानी के निधन के बाद खाली हो गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच कल यानी कि 10 अक्टूबर को होगी। 11 अक्टूबर नाम वापसी की तारीख होगी। ब्लॉक विकास परिषद चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसके बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। राज्य में 316 ब्लॉक में से 310 ब्लॉकों में ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने कल 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि एक आतंकवादी कवानी और दूसरा पुलवामा के अवंतीपोरा का है। एक आतंकी को कल सुबह ही ढेर कर दिया गया था, जिसकी पहचान लश्कर आतंकी उफैद फारूक लोन के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी मंगलवार शाम को मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जैश का आतंकी था। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा यानी विजयादशमी कल देश भर में मनाया गया है। इस मौके पर देश भर में बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन किया गया। चंडीगढ़ में 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। धार्मिक मान्यता है कि विजयादशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध कर असुरी शक्तियों पर विजय पाई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में कल दशहरा कार्यक्रम में शिरकत किया। राष्ट्रपति ने रामलीला का मंचन देखा। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक भी किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दशहरे के मौके पर जातिवाद, कट्टरता, भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसी कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया है, जो समाज और देश की प्रगति में बाधा है। लाल किला की श्री धार्मिक रामलीला में कल उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हुए। लाल किला की श्री धार्मिक रामलीला में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने रामायण के अंतर्निहित संदेश को समझने, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रामायण मानवता की साझी धरोहर है। उसकी प्रासंगिकता देश, भाषा और काल की सीमाओं से परे है। यह पर्व हमें यह स्मरण करता है कि हम सदैव सत्य और सदाचार के मार्ग का निष्ठापूर्वक अनुसरण करें। आज जब हम रावण का दहन कर रहा है, तब हम अपने अंदर के बुराइयों और कुरीतियों का भी दहन करें। टू मी दशहरा इज द सेलिब्रेशन ऑफ एटर्नल ह्यूमन वैल्यूज एंड मॉरल्स। इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ धर्मा ओवर अधर्मा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से देश विदेश में रामकथा स्थानीय लोक परंपरा का अंग रही है। रामलीला हमारी सांस्कृतिक स्मृति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कलाकारों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया।
The Ram Leela of India is a folk tradition which has been recognized by the UNESCO as a part of world's intangible cultural heritage. Since ancient times, Lord Rama's glorious tales have spread throughout Southeast Asia. Undoubtedly, Ramayana is a heritage of the entire humanity. We must make the best efforts to preserve, propagate, and deepen our understanding of this important festival. इस बार श्री धार्मिक रामलीला की खास बात ये रही कि यहाँ प्रदूषण रूपी रावण से जंग में पटाखों का प्रयोग नहीं हुआ और आवाज भी साउंड बॉक्स के जरिए दी गई। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के द्वारका में रावण के 107 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया और देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सव भारत के सामाजिक जीवन की पहचान है। उत्सव हमें जोड़ते हैं, हमें मोड़ते हैं। उत्सव नई संचार शक्ति पैदा करते हैं। देश में उत्सव ही संस्कार, शिक्षा और सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में रोबोट नहीं, इंसान पैदा होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री एक बार फिर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करते हुए भी नजर आए। आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व। लेकिन समय रहते हुए हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। दक्षिणी भारत में भी दशहरा की धूम देखने को मिली। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा उत्सव के मौके पर मंदिरों में खास रौनक दिखाई दी। इस मौके पर टॉर्च परेड भी निकाली गई। मैसूर में दशहरा माता चामुंडेश्वरी के हाथों महिषासुर नाम के राक्षस के वध के याद में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सप्ताह भर चलने वाला ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ रथ यात्रा के साथ कल से कुल्लू जिले में शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी है कि ये वैश्विक संस्था दशक के सबसे गंभीर घाटे के दौर से गुजर रहा है और अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय स्थिति के बारे में चेतावनी देते हुए गुतेरेस ने सभी 193 सदस्य देशों से अपनी वित्तीय देनदारियों का समय पर भुगतान करने की अपील की है। भारत उन 34 देशों में शामिल है जिसने समय पर अपना पूरा अंशदान संयुक्त राष्ट्र में किया है। इसके उलट भारत का 3.8 करोड़ डॉलर संयुक्त राष्ट्र पर बकाया है। ये संयुक्त राष्ट्र की किसी देश के लिए सबसे अधिक देनदारी है जो मार्च 2019 के शांति अभियानों के लिए दी जानी है। और बात खेल की करते हैं। भारत की स्टार महिला मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैरी कॉम ने थाईलैंड की मुक्केबाज जूटामास जितपोंग को 5-0 से हराया। मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा। अंतिम 16 में उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए थाईलैंड के खिलाड़ी को अपने ऊपर हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया। वहीं आज चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम भार वर्ग में जमुना बोरो और 69 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन आज अपने मुकाबले खेलेंगी।
red corner. भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो गई है। सीरीज का पहला मैच आज वडोदरा में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और 0 पर ही मेहमान टीम को झूलन गोस्वामी ने पहला झटका दे दिया। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 6 T20 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसे भारतीय महिला टीम ने 3-1 से अपने नाम किया था। अमेरिका की दिग्गज जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में अपना रिकॉर्ड 15वां विश्व खिताब हासिल कर लिया है। 22 वर्षीय बाइल्स का ये 21वां मेडल था और इसके साथ ही वो सर्वाधिक पदक हासिल करने वाली महिला जिम्नास्ट हो गई हैं। उन्होंने रूस की स्वेतलाना खोरकीना को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1994 से 2003 तक 20 पदक जीते थे। बाइल्स के 21 पदकों में 15 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। आज दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है और इसका मकसद रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के बीच रिश्ते मजबूत करने में डाक विभाग की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये दिन उन लोगों का महत्व समझाने का है जो सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना हमारे पैगाम मंजिल तक पहुंचाते हैं। 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित एक कार्यक्रम में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।